बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/22 उसका फेब मार्च 2018 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। और पेपर 2 में आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू शेयर वन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद यू कि अगर आप कराची अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएँ तो आपको 2021, 2020 और 2019 जो तीनों अटैम्प्ट हैं आपकी फेब मार्च, मई, जून और अक्टूबर, नवंबर, ये सब मैंने सारे सवाल कराए हैं पेपर 1, पेपर 2। बल्कि पेपर 1 तो आपको 2017 तक मिल जाएंगे। तो इट्स वेरी गुड रिसोर्स कि प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा रिसोर्स है। गो ओवर देयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। एंड आपके एग्जाम्स भी बहुत करीब हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग A+ in your exam. Let's start from question number 1. Delphi started trading on 1st July 2016. For the year ended 30th June 2017, he provided the following information relating to his sales and purchases. उसकी sales और purchases से related डेटा है। 30th जून 2017 को उसने आपको दिया है। बैंक पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स के क्रेडिट सप्लायर्स को पेमेंट हुई है $39,826 की। और क्रेडिट परचेजेज आपको दे रहा है वो क्रेडिट क्या कैश परचेजेज हैं, क्रेडिट परचेजेज हैं। क्रेडिट परचेजेज रिटर्न जो माल बेचा था वो वापस आ गया। और डिस्काउंट रिसीव्ड जो हमें डिस्काउंट मिला है सप्लायर से वो वापस आया। वो उसने आपको दी है इन्फॉर्मेशन 1764 का डिस्काउंट मिला है। मैं अगर जनरल एंट्री की बात करूं कि बेसिक डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, तो देखिए बैंक पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर की एंट्री क्या पास होगी कि जब मैं पेमेंट कर रहा हूं सप्लायर को, तो लाइबिलिटी सप्लायर अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो सप्लायर को डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी। लाइबिलिटी डेबिट होने का मकसद है लाइबिलिटी कम हो रही है और बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है, बैंक को आपने क्रेडिट कर दिया। कैश परचेजेस तो कैश परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट हो गया। और क्रेडिट परचेजेस जो है वो क्या होंगे, परचेजेस को डेबिट करेंगे और सप्लायर को क्या करेंगे, सप्लायर को हम क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से क्रेडिट परचेजेस रिटर्न जो माल वापस आ गया हमारे पास, तो क्या करेंगे कि डेफिनेटली क्रेडिट परचेजेस जो हमने खरीदी थी वो रिटर्न हमने कर दी। रिटर्न करने का मकसद है हमने सप्लायर को वापस कर दी। तो हम जब सप्लायर को वापस करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, अगेन फिर लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, सप्लायर को डेबिट कर देंगे और परचेजेस रिटर्न जो है इसको हम क्रेडिट कर देंगे। और डिस्काउंट रिसीव का मकसद ये है कि ये पैसा हम सप्लायर को नहीं देंगे, तो अगेन हम सप्लायर को डेबिट करेंगे और डिस्काउंट रिसीव जो है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये डेबिट और क्रेडिट आपको पता होना चाहिए अगर आप खेल पे हैं कि भाई कब जो ट्रांजेक्शन्स आपको दी जा रही हैं उनका डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। और अकाउंटिंग के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो अगर आपके पास है तो ज़िंदगी आसान है आपकी। आगे बढ़ते हैं। 30th जून 2017 सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस $21,555 डेबिट बैलेंस दिया हुआ था। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का मकसद है अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल का लेजर। इंडिविजुअल जो लेजर होते हैं उन्हें सेल्स लेजर अकाउंट कहते हैं। सेल्स लेजर अकाउंट का मकसद है कि इंडिविजुअल कस्टमर्स के जो हम लेजर बना रहे हैं उन्हें हम सेल्स लेजर कहेंगे, सेल्स लेजर अकाउंट कहेंगे या परचेज लेजर अकाउंट कहेंगे। परचेज लेजर अकाउंट का मकसद है अकाउंट्स पेएबल। आपको समझाने के लिए आप ये समझें कि आपके घर में जो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है या यूटिलिटी गैस का बिल आपके घर में आता है, अगर ये बिल आपके घर में आते हैं और डेफिनेटली आते होंगे, तो आपको पता है कि आप जैसे मिलियंस कस्टमर्स हैं जिनके घर ये कंपनी वो केई हो या SSGC हो या कोई नॉर्दर्न गैस कंपनी हो, कि आपकी जो भी गैस कंपनीज हैं या इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी कंपनीज हैं, जब ये बिलिंग करेंगी अपने कस्टमर को तो मिलियंस इनके कस्टमर्स होते हैं। तो मिलियंस कस्टमर के इंडिविजुअल अकाउंट भी ये रखते हैं अपने पास, और एक अकाउंट होता है जिसे कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। वो जो कंट्रोल अकाउंट होता है वो फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर अपीयर हो रहा होता है जाके, और उसे हम कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। क्योंकि देखिए अगर 2-2.5 मिलियन कस्टमर्स हैं, जैसे यूटिलिटी कंपनी की मैंने एग्जाम्पल दी, तो ये सब आप कहाँ लेके जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो उसके लिए कंट्रोल अकाउंट बनाना जरूरी होता है। और कंट्रोल एक होते हैं इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं, जैसे सेल्स लेजर अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट है अकाउंट रिसीवेबल का किसी कस्टमर का। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट वी आर टॉकिंग अबाउट द होल, और ये जो होल बनता है इसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हम लेकर जाते हैं। ऐसे अकाउंट्स पेबल हो गया, परचेज लेजर अकाउंट है, और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है वो कंट्रोल को शो करता है तमाम को। तो इसका कहता है एक्सप्लेन 2 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट्स का मकसद है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हो जाती है, सेग्रीगेशन ऑफ
ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का मकसद है कि जो इंडिविजुअल कस्टमर्स के लेजर बना रहे हैं वो लोग सेपरेट होते हैं और नॉर्मली जो कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं वो सेपरेट होते हैं। अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो भी सामने आ जाता है क्योंकि दे आर टू डिफरेंट पीपल वो आर मैनेजिंग दीज अकाउंट्स। तो ये भी एक होता है। एरर्स अगर किसी जगह आ रहे हैं तो वो भी रेक्टिफाई हो जाते हैं। और कंट्रोल अकाउंट और जो सब्सिडियरी अकाउंट्स हैं वो दोनों टाई बैक होने चाहिए। तो ये इसके नॉर्मल बेनिफिट्स होते हैं। हम यहाँ भी देख लेते हैं आके। तो लेजर कंट्रोल अकाउंट्स, they enable totals of trade payable and trade receivable to be quickly extracted for the trial balance and financial statements। जो मैंने आपको बताया है कि ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए बैलेंसेस आपके पास आ जाते हैं। अगर ना बनाए, एग्जांपल भी मैंने आपको दी, तो आप मिलियंस कस्टमर्स को कहाँ लिखते फिरेंगे, तो उनका टोटल एक जगह आ जाता है। दे आर केप्ट इन जर्नल लेजर सेपरेटली फ्रॉम द लेजर देम सेल्फ। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट लोग कर रहे होते हैं तो फ्रॉड और का रिस्क है, एरर का रिस्क है, वो मिनिमाइज हो जाता है। दे इंप्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द लेजर बाय आइडेंटिफाइंग एरर्स व्हेन लेजर टोटल्स डू नॉट एग्री विद द कंट्रोल अकाउंट्स टोटल्स। के इंडिविजुअल्स के अगर बैलेंसेस कंट्रोल से टाई बैक नहीं होते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। हम इन्हें इन्वेस्टिगेट करते हैं और ये टाई बैक हो जाते हैं तो इनकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। द कंट्रोल अकाउंट में हेल्प टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स इन अ पर्टिकुलर लेजर इफ ए ट्रायल बैलेंस डजंट बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा है, टाई बैक नहीं हो रहा है, तो इसका मकसद है कि फिर किसी इंडिविजुअल अकाउंट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दीज आर द बेनिफिट्स इसको करने के। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ याद रखिएगा, फ्रॉड एरर को याद रखिएगा, और कंट्रोल अकाउंट्स एक्सट्रैक्शन और जो हम लेकर जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और ट्रायल बैलेंस, ये आपके बेनिफिट्स हो गए। आगे कहता है आपसे द फॉलोइंग बुक कीपिंग एरर्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द सेल्स लेजर। सेल्स लेजर में ये बुक कीपिंग एरर्स आपके सामने हैं। द सेल्स जर्नल टोटल फॉर जून 2017 वाज अंडरस्टेटेड बाय $1,470। ये अंडरस्टेटेड हो गया। अब सेल्स जर्नल अगर आपको नहीं पता है तो आपकी समझ में नहीं आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। सेल्स जर्नल का मकसद याद रखिएगा, जितनी भी क्रेडिट सेल्स होती हैं वो सारी की सारी सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होती है और यहाँ से फिर मूव होती है आपके ट्रेड रिसीवेबल के अंदर जाके। ये जो अंडरस्टेटेड हो गया, इसके अंडरस्टेटेड का मकसद है कि आपने ट्रेड रिसीवेबल को और सेल्स को दोनों को अंडरस्टेटेड कर दिया। अंडरस्टेटेड का मकसद है, अब इसको सही करने का तरीका ये है कि आप ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल के बजाय सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को आप डेबिट करें। उनके अंडरस्टेटेड है 1000 और इसके बाद सेल्स को क्रेडिट करें क्योंकि सेल्स भी आपकी कम हो गई है। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अंडरस्टेटेड आपने कर दिया था, टोटल आपने सही नहीं लिखा तो अब जितने से कमी थी वो दोबारा करते हैं और उसके बाद सेल्स को क्रेडिट करते हैं। सिंपल एंट्री है और ये आपका हो गया। A customer's invoice for $2,910 was entered in the sales journal was $2,190। कि कस्टमर की एक इनवाइस थी 2910 और 2910 को हमने 2910 को हमने लिख दिया 2910 को हमने लिख दिया 2190। तो $720 से हमने ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कम करा। तो आप करते हैं, हम उठा के सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करते हैं $720 से और सेल्स को क्रेडिट करते हैं $720 से। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर कम लिखा था। एक्चुअली आपको डेबिट करना चाहिए था $2,910 से, आपने डेबिट जो करा वो $2,190 से किया। तो दिस इज द डिफरेंस। अब इसको सही कर लें। कहता है डिस्काउंट अलाउड इन जून 2017 अमाउंटिंग टू $435 और डेबिटेड टू द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। के डिस्काउंट अलाउड जो था, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना चाहिए था और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करना चाहिए था। आपने बजाय वो डेबिटेड तो डिस्काउंट अलाउड इन जून टू द अमाउंटिंग टू 435 और डेबिटेड टू द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, आपने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर दिया। हालांकि ये गलत था क्योंकि आपको करना था कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। तो जब भी इस किस्म की कोई एंट्री आए तो इसको मल्टीप्लाई स्ट्रेट 2 से कर दिया करें। एक तो आपकी मिस्टेक थी और दूसरा आप इसे सही करेंगे तो 870। हैव यू गॉट द पॉइंट कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना चाहिए था, आपने डेबिट कर दिया। तो एक दफ़ा तो फिर आप क्रेडिट करेंगे ताकि वो कैंसिल हो जाए और दूसरा के सही करेंगे तो 2 टाइम्स का इम्पैक्ट होता है। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा।
$870 की। तो ये जर्नल एंट्री ये आपकी समझ में आ गई। A sales invoice for $1,520 dated 30th June 2017 was omitted from the sales journal। ये omit ही हो गई, इसका मतलब आप इसे रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो सिंपल आप रिकॉर्ड कर लें इसको उठा के। सेल्स इनवाइस थी तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर दें और सेल्स को क्रेडिट कर दें 1520 से। तो ये एंट्रीज अगर आपकी समझ में आ गई हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था और आपको क्या करना था, तो आप देखें कहता है प्रिपेयर द अमेंडेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एट 30th June 2017। अमेंडेड बनाएं आप। अमेंडेड के अंदर बैलेंस ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ था, तो बैलेंस बीटी उसमें खुद करके फॉर्मेट भी आपको दे दिया है। ज़िंदगी बहुत आसान है अगर आप इसको आपकी समझ में ये आ गया है जो मैंने करा, तो सिर्फ डेबिट क्रेडिट आपको पोस्टिंग करनी है, कुछ नहीं करना है। डेल्फ का अमेंडेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस बीटी दिया हुआ था, आपने देखें कहाँ का इनवाइस ओमिटेड, जो इनवाइस ओमिट हुई थी $1,520 की, तो मैंने आपसे कहा था कि आप सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करते हैं, सेल्स को क्रेडिट करते हैं, तो ये इनवाइस ओमिटेड आ गई। करेक्शन ऑफ सेल्स जर्नल टोटल, सेल्स लेजर सेल्स जर्नल टोटल का करेक्शन जो आपने किया कि आपने उसको रिकॉर्ड ही कम कर दिया, तो अब रिकॉर्ड कम करने का आपने यहाँ $1,470 से ये डेबिट हो गया सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आपका। एरर इन सेल्स जर्नल, सेल्स जर्नल के अंदर जो $720 का आपका जो ये था, जो मिस्टेक थी, मैंने कहा था इसको भी डेबिट कर दें, तो देखें ये भी डेबिट हो गया। और एक डिस्काउंट अलाउड मैंने $870 से कहा था क्रेडिट कर दें, वो क्रेडिट हो गया। डेबिट साइड का टोटल करें, क्रेडिट कम है, बैलेंस सीडी आ गया। और ये बैलेंस सीडी क्योंकि डेबिट साइड जाता है, तो अगली दफ़ा उठ के फिर ये बैलेंस बीडी डेबिट साइड पर आ जाएगा 24,395। नथिंग एल्स। जो मैंने आपको एंट्रीज बताई हैं जहाँ जहाँ डेबिट क्रेडिट, देखें ये भी डेबिट मैंने आपको बताया था, ये डेबिट मैंने आपको बताया था, ये डेबिट बताया था, और एक डिस्काउंट वाला क्रेडिट था। बाकी सब डेबिट थे। तो आपने देखा कि लेजर हमने किस तरीके से बनाया, सिंपल डेबिट क्रेडिट करके ये वाला पार्ट हो गया। आगे आए कहता है 30th June 2017 देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑन द परचेज लेजर अकाउंट ऑफ $384। तो एट 30th June का एक डेबिट बैलेंस था। परचेज डेबिट बैलेंस नॉर्मली परचेज लेजर अकाउंट का होता नहीं है। परचेज लेजर अकाउंट का मकसद है कोई इंडिविजुअल आपका सप्लायर था, उसने एडवांस में कुछ पैसे आपको दे दिए या आपने माल उसको वापस कर दिया, तो उसका डेबिट बैलेंस आ गया। और डेबिट बैलेंस नॉर्मली जो परचेज लेजर अकाउंट का होता है वो फिर एसेट को शो करता है कि अब हमारे पैसे या तो हमने उसको ज़्यादा पेमेंट कर दिए, तो उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है एट 30th June। तो डेबिट बैलेंस ये आ रहा है, और सवाल के शुरू में उसने हमें दिया था क्रेडिट बैलेंस। आई थिंक देख लेते हैं। अच्छा नहीं है, तो डेबिट बैलेंस ही आपके पास है, तो ठीक है डेबिट बैलेंस है, तो फिर अब आप इसको यूँ करें, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का मकसद है ट्रेड पेएबल, सिंपल। तो ये डेबिट बैलेंस आ गया, देखिए। बल्कि ये आपको एक मिनट, ये आपको दे रहा है एट 30th June 2017 देयर वाज अ डेबिट, और इस वक्त हम 30th June 2017 को ही बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है, तो याद रखिएगा हमेशा जो डेबिट बैलेंस होता है उसका बैलेंस सीटी हमेशा क्रेडिट साइड पर करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लेना, और ये ईयर एंड का बैलेंस है, याद रखिएगा। बैलेंस सीडी आपने लिखा 384, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस जो है वो हमेशा बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड के ऊपर होगा। लेजर का बेसिक कंसेप्ट है, तो ये आप सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट करके बताया था जब सवाल के शुरू में था कि एंट्रीज मैंने करके बताई आपको बाकायदा। मैंने आपको बताया था कि पेमेंट करेंगे तो सप्लायर को डेबिट कर देंगे 39,826। 39,826 से ये देखें ये बैंक के थ्रू पेमेंट हो गई, हमने परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर दिया। फिर ये कैश परचेजेस तो आती नहीं है, इसमें क्रेडिट परचेजेस मैंने बताया था, परचेजेस डेबिट और सप्लायर को परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो 74,779 से देखें ये क्रेडिट नज़र आ रहा है परचेजेस की वजह से। इसके बाद थर्ड मैंने बताया था क्रेडिट परचेजेस रिटर्न, मैंने बताया था परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करते हैं और परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट करते हैं। तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करते हैं और परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट करते हैं, ये वाला हो गया आपका। डिस्काउंट रिसीव मैंने बताया था कि परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर दें और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दें, तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट ये आपका डेबिट हो गया। जब ये सब हो गया तो फिर डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लें। ये क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है क्योंकि 74,779 की आपने परचेजेस करी है। डेबिट साइड कम है, कितने से कम है? $26,760 से कम है।
तो एक्चुअली ये $26,760 ये बता रहे हैं कि इतना पैसा आपको सप्लायर को देना है, और ये क्रेडिट बैलेंस ये शो कर रहा है कि एक कस्टमर ऐसा है जिससे पैसा आपको लेना है। ये बैलेंस शीट ही अगली दफ़ा जाके बैलेंस बीडी बन जाएगा डेबिट साइड पर, और जो डेबिट साइड के ऊपर बैलेंस शीट ही है वो क्रेडिट साइड के ऊपर बन जाएगा। दिस इज द ट्रिकी पॉइंट जो आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे हैं, ये आपने लेजर बना लिया। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है डेल्फ हैज आल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी एट 1 जुलाई 2016 1 जुलाई ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। कैपिटल इंट्रोड्यूस, इसने $10,500 का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। लोन फ्रॉम बैंक रीपेबल 2021 में होगा, $3,000 है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून बैंक की पेमेंट कर दी। बैंक पेमेंट करी है इसने मोटर व्हीकल्स और लोन की पेमेंट करी और ड्राइंग्स की, 3 चीज़ों की पेमेंट्स हो रही है बैंक के थ्रू। मोटर व्हीकल आपने खरीदी, लोन की पेमेंट करी, तो जो लोन ऊपर देख रहे हैं उसमें से ये पेमेंट हो गया, तो $2,500 का लोन बचा आपका। और ड्राइंग इतनी आ रही है 30 जून 2017 के ये ओपनिंग के ईयर के एंड के बैलेंसेस दे रहा है, ड्यूरिंग द ईयर के दे रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस है। और ये एंडिंग बैलेंस है। इन्वेंट्री दी हुई है, डेबिट है, कैश इन हैंड का डेबिट है, रेंट डेबिट है, बैंक का क्रेडिट, बैंक क्रेडिट का मकसद है लाइबिलिटी है, और वेजेस का डेबिट है, तो ये भी रिसीवेबल है। कहता है द मोटर व्हीकल इज टू बी डेप्रिशिएटेड 25% यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ये होगी। तो मोटर व्हीकल है कितनी, 13,650 की है इसका। और ये फर्स्ट ईयर है, हमारे पास पीछे की कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो हम स्प्रेड इसका 25% अगर निकाल लें, 13,650 का 25%, 3412 या 13 कर लें आप राउंड ऑफ करके। कहता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 जून 2017। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको बनाना है, तो बना लेते हैं इसका। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चीज़ें तो आपको दी हुई हैं, सिंपल है, वो आप एज इट इज़ लिखते हैं उठा के। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो देखें, सबसे पहले आपका नॉन करंट एसेट्स में मोटर व्हीकल दी हुई थी आपकी 13 मोटर व्हीकल, सबसे पहले यही है एसेट्स है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू। मोटर व्हीकल कितनी थी, 13,560 ये दी हुई थी, और इसका हमने 25% निकाला था। वो कितना निकला था हमने देख लो, कितना 25%, तो 3560 मल्टीप्लाइड बाई 25%, 3390 13,560 का 25%, 3390। देखें 3390 ये दिया हुआ है, 25% इसमें से इसको माइनस कर दें, ये नेट बुक वैल्यू आ गई। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बुक वैल्यू पे लगता है क्योंकि एक ही वैल्यू दी हुई है, तो इसी के ऊपर वो परसेंटेज आप डायरेक्ट लगा दें। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया होता प्रीवियसली तो फिर हम माइनस कर दें। उसके बाद आप सीधा करंट एसेट्स में आ जाएं। इन्वेंट्री की फिगर आपको दी हुई है सवाल के अंदर, ये देख रहे होंगे, इन्वेंट्री 3,700, ये एज इट इज़ लिखते हैं ला के। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल भी आपको दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल कहाँ से दिया है, अब ट्रेड रिसीवेबल जो है आप जो आपने ऊपर लेजर का बैलेंस निकाला है, लेजर का बैलेंस कहाँ निकाला है, तो सेल्स लेजर का कितना बैलेंस है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है 24,395। जो लेजर हमने बनाया था वो 24,000, वो फिर आप यहाँ लाके लिखते हैं। यही वो देखना चाहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। जो लेजर का बैलेंस था 24,395, देखिए यही ऊपर दिया हुआ था। अदर रिसीवेबल के अंदर 650, अदर रिसीवेबल क्या है आपका, अदर रिसीवेबल के अंदर देखें ये जो रेंट है, रेंट का डेबिट बैलेंस है 30 जून को। डेबिट बैलेंस का मकसद है फिर ये अदर रिसीवेबल के अंदर चला जाएगा। ये वो रेंट है जो एडवांस के अंदर आपने पे किया हुआ है, तो एक्सपेंस नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वो आपसे बनवा रहा है। तो डेबिट बैलेंस का मकसद है कि रिसीवेबल है ये, तो ये रेंट रिसीवेबल, अदर रेंट जो ये 655 जो देख रहे हैं ये आपका रेंट रिसीवेबल है। और कैश इन हैंड आपके पास दिया हुआ था उसमें, कैश इन हैंड देखें ये 360 दिया हुआ है, ये भी आपके पास यहाँ आ गया। और जो वेजेस है देखें इसका क्रेडिट बैलेंस है। वेजेस का क्रेडिट बैलेंस का मकसद ये लाइबिलिटी है जो आपको पे करनी है, ये आपने बैलेंसेस कर दिए।
इन सब का टोटल आपने किया और नॉन करंट एसेट्स का टोटल करके टोटल एसेट्स आपके पास 39,275 आ गए। ऑनर्स कैपिटल के अंदर आते हैं। ऑनर्स का कैपिटल ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस आपका 10,500 एट 1 जुलाई 2016। ये ट्रिकी पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ये ओपनिंग बैलेंस है। ये ओपनिंग बैलेंस आपने 10,500 लिख दिया। इसमें से आप क्या करें, एट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर जो आपको नज़र आ रहा है ये बैलेंसिंग फिगर है, इसको हम बाद में निकालेंगे। लिख दें आप यहाँ पर, या लिखें प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता था ये, तो यहाँ प्रॉफिट आ गया है, मैं आपको समझाता हूँ, इसको अभी आप टिक करें। ड्राइंग आपको दी हुई है, ड्राइंग लिख दें इंटरली। ड्राइंग देखें दी हुई है आपको, पता है कैपिटल में से ड्राइंग माइनस कर देते हैं, तो कैपिटल के अंदर प्रॉफिट प्लस करते हैं, ड्राइंग माइनस करते हैं, तो टोटल कैपिटल आ जाता है। अब टोटल कैपिटल के बाद नॉन करंट, ये फिगर मिसिंग फिगर है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आई है। आप नॉन करंट लाइबिलिटीज़ पे आ जाएं। लॉन्ग टर्म लोन मैंने आपको बताया था कि 3000 का था, 500 की पेमेंट कर दी, 2500 का लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पर दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म लोन के बाद करंट लाइबिलिटी आ जाए, ट्रेड पेबल। आप कहेंगे ट्रेड पेबल कहाँ से आया, तो ट्रेड पेबल जो है भाई यहाँ से आया। ट्रेड पेबल का जो लेजर था जो ऊपर बना के हम आ रहे हैं, यहाँ से आ गई। ये परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस था, ये इसका एक क्रेडिट बैलेंस था 26,000। इसके अंदर से डेबिट बैलेंस को माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाएंगे तो एक बैलेंस लेके जाएंगे। तो ये माइनस कर दें 26,760 में से माइनस कर दें 384, तो 26,376। तो 26,376 जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा ट्रेड पेबल के अंदर, ये देख लें। उसके बाद अदर पेबल 1890 जो है वो क्या है, वो आपकी वेजेज है। नाम से ना लिखें, अदर पेबल अदर रिसीवेबल टर्म यूज़ करते हैं, तो अदर पेबल आ गया। और बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने बताया था बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस का मकसद है 650, जो आपको बैंक 856 नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली लाइबिलिटी है आपकी। तो करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई थी, इन सबको आपने टोटल कर दिया, टोटल करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। अब ये ट्रिकी पॉइंट है, टोटल करंट लाइबिलिटीज़ और टोटल कैपिटल जो है, टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और ये इन सबको मिलके आपने टोटल करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। अब इन सब का टोटल जो है वो एक्चुअली क्या बनना चाहिए, टोटल एसेट्स के बराबर आना चाहिए, 39,275। तो देखिए 39,275 टोटल एसेट्स में से इसको माइनस कर दें पहले, 39,275 माइनस 2,500, तो ये बचता है 36,775। इसके अंदर से ये करंट लाइबिलिटीज़ को और माइनस करें, ये कितनी है आपके पास, ये है 29,122, तो इसमें से माइनस करना है 29,122, तो 7,653। ये 7,653 का जो बैलेंस है वो एक्चुअली यहाँ पर आना चाहिए, ये पॉइंट था। टोटल कैपिटल के अंदर 7,653 आना चाहिए था। तो जब आप इस तरीके से करके ये वाली फिगर पहले निकालें, अब 7,653 कैसे आएगा कि यहाँ जो फिगर है इसमें से आप इसको माइनस कर रहे हैं, तो 10,500 में से माइनस कर दिया आपने 12,925, तो ये 2425 आएगा। 2425 माइनस का आया है, तो इसका मतलब है यहाँ कोई प्लस की फिगर है जो वो माइनस को और इसको मिला के फिर यहाँ पर जो, क्योंकि इसमें से जब उसको माइनस करेंगे तो ये फिगर आएगी, तो इसी के अंदर से माइनस कर दें आप 7,653, ताकि माइनस की फिगर आपके पास आ जाए। ठीक है, 10,500 आप यूँ समझें कि ये जो फिगर है, ये फिगर कैसे आई, ये फिगर इन तीन फिगर्स के कॉम्बिनेशन से आई है। दो फिगर्स आपकी दी हुई है 10,500 माइनस इसमें ड्राइंग माइनस का है, आपने 10,500 में से माइनस कर दिया 12,625। समझाने के लिए आपको बताता हूँ, माइनस का 2,125, ये माइनस का 2,125 है, लेकिन ये टोटल कैपिटल प्लस का है 7,653। इसका मकसद ये हुआ कि यहाँ पर जो फिगर है वो इतनी बड़ी फिगर है कि उसमें से इसको माइनस भी कर दें तो भी ये फिगर आएगी।
तो इसका आसान तरीका ये है कि ये जो फिगर आई है और आपके पास जो आपने टोटल कैपिटल की फिगर है इसको प्लस कर लें 7,653, इन दोनों को प्लस कर लें 2,125 प्लस 7,653, जो फिगर आएगी 9,778 वो एक्चुअली आपका प्रॉफिट है, क्योंकि 9,778 में से जब माइनस करेंगे आप 2,125 तो एग्जैक्टली ये फिगर आ जाएगी 7,653। तो ये प्रॉफिट जो है एक्चुअली ये बैलेंसिंग फिगर है, जो टोटल एसेट्स की फिगर आएगी उसमें से आप माइनस कर दीजिएगा नॉन करंट लाइबिलिटी को, करंट लाइबिलिटीज़ को, और जो फिगर आएगी वो फिर टोटल कैपिटल की फिगर होनी चाहिए। फिर टोटल कैपिटल में से आप देख लें कि क्या करना है। अगर ये फिगर यहाँ लॉस भी आ सकता था, माइनस की फिगर भी हो सकती थी अगर ये फिगर हमारी कम होती, कम आ जाती। तो अब ये फिगर क्योंकि आपकी प्लस के अंदर है और ये फिगर अगर फर्ज करें, मतलब डिपेंड करता है कैलकुलेशन से आपके पास क्या आता, तो इसको जहन में रखिएगा कि हो सकता है ड्राइंग कुछ बहुत बड़ी अमाउंट होती। तो एनीवे इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके इसको निकाल लें और ये आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे आते हैं और कहता है डेल्फ हैज कैलकुलेटेड द फॉलोइंग रेशियोज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017 फॉर हिज ओन बिजनेस एंड फॉर हिज मैन कॉम्पिटिटर नादिया। उनको उसका मैन कॉम्पिटिटर नादिया है, वो उसके साथ कॉम्पीट करता है। उसकी रेशियो ग्रॉस मार्जिन जो है डेल्फ का 26% है और नादिया का 21% है। तो यहाँ तो डेल्फ जो है वो अच्छा है, इसका ग्रॉस मार्जिन के, इसकी कॉस्ट जो है परचेजेस की या तो कम है या सेल्स की प्राइस ज़्यादा है, तो ये ग्रॉस मार्जिन अच्छा है इसका। वेयर इस प्रॉफिट मार्जिन पे जब आते हैं तो इसका प्रॉफिट मार्जिन 3% से कम हो गया। इसका मकसद है कि ये एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसके जो कंट्रोल है एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा है। तो ये 21% इसका कम था, उसके बावजूद ज़्यादा आ गया, तो इसकी मैनेजमेंट एक्सपेंसेस की अच्छी है। एडवाइस डेल्फ वेदर और नॉट इज बिजनेस इज मोर प्रॉफिटेबल, नहीं इसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है। नादिया का जो बिजनेस है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा है। बाकी कमेंट्री यहाँ आती है, हम देखते हैं इसको क्या करता है। नादिया may have had to buy a new supplier who were more expensive, के नादिया क्या कर रही है, may have had to buy, कि हो सकता है उसे उन सप्लायर से खरीदना पड़े जो कस्टमर है, क्योंकि इसको ये इसलिए बात लिख रहा है क्योंकि आपने देखा था कि उसका ग्रॉस जो मार्जिन था वो नादिया का कम था, तो वो ज़्यादा कॉस्टली परचेजेस कर रही है। सप्लायर्स may have increased their price but Nadia may not have been able to pass these increases on to the customer, on to her customers। क्या हो सकता है प्राइसेस सप्लायर्स ने बढ़ा दी हो लेकिन ये अपना कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इसका ग्रॉस मार्जिन का रेट कम आ रहा है। नादिया में हैव स्टार्टेड सेलिंग न्यू प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइसेस और मार्जिन के, हो सकता है न्यू कोई प्रोडक्ट है ये लोअर मार्जिन के ऊपर खुद ही बेच रही है, इसलिए इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है। तो मेंटेन और इंक्रीज सेल्स नादिया में हैव हैड टू रन प्रमोशंस और ऑफर हायर डिस्काउंट्स, कि इंक्रीज सेल्स करने के लिए अगर वो न्यू प्रोडक्ट कर रही है तो फिर वो प्रमोशंस चलाए ताकि माल ज़्यादा बिके और उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़े। नादिया में हैव हैड ओल्ड और अपसोल्यूट इन्वेंट्री दैट हैड टू बी क्लियर्ड एट रिड्यूस प्राइस, ये भी हो सकता है उसके पास रिड्यूस अपसोल्यूट माल हो जिसको वो कम प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर बेच रही है। तो ये सब देखना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज डेल्फ जो है, हम डेल्फ के अकाउंटेंट हैं, वी आर कॉम्पिटिंग विद नादिया, तो वी हैव टू सी एक्सप्लोर एवरी पॉसिबिलिटी के वाई वाई वाई, ये सब ये जो लिखा हुआ है ये वही है कि ताकि आप इवेल्युएट कर सकें कि यार आपको क्या करना है। इंक्रीज अमाउंट्स ऑफ इन्वेंट्री में हैव बीन डैमेज और स्टोलन, नादिया में हैव बीन कंट्रोलिंग हर ओवरहेड्स बेटर रिजल्टिंग इन हायर, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो अपने ओवरहेड्स अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रही है, इसीलिए उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा है। द बिजनेस हैज़ बीन एक्सपेंडिंग सम ओवरहेड कॉस्ट डो नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली विद सेल्स, अगर बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है तो कुछ ओवरहेड सेल्स के साथ प्रोपोर्शन नहीं करते। तो हो सकता है हमारी रीज़न डेल्फ की ये हो कि हमारा एक्सपेंड कर रहा है तो हमारे ओवरहेड्स बढ़ रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। डेल्फ में भी ऑपरेटिंग फ्रॉम लार्जर प्रीमिसेस विद हायर प्रॉपर्टी कॉस्ट, इसकी प्रॉपर्टी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। डेल्फ में एक्सपीरियंस लो प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग, या इसका पहला साल है जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट कम है। नादिया इस बिजनेस इज मोर प्रॉफिटेबल, जो मैंने कहा था कि नादिया का बिजनेस जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ये था आपकी स्टोरी जो आपने देखी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।